गुड इवनिंग टू ऑल। सो बेटा, आज का जो वीडियो होगा जिससे तुम लोगों का एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। इसके लिए आज एक क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे। ऑप्टिक्स का पहला पार्ट, ठीक है। उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, नहीं तो रे ऑप्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। देखो, एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी तुम लोग कंप्लीट करोगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत कोई एकदम पूरा बहुत सारा चैप्टर्स नहीं है, 5-6 चैप्टर है, 7 दिन गैप है, एक एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, मतलब रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। सो बेटा मेंशन कर लेते हैं रे ऑप्टिक्स। अच्छा, ये रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें क्या चीज देखेंगे। देखो, रे ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइटिंग। लाइट का मतलब क्या है कि लाइट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको पार्टिकल नेचर बोला जाता है, जब वेव में मूव करता है उसको वेव नेचर बोला जाता है। तो एक रे ऑफ लाइट जो फोटोन पार्टिकल्स होता है ना, जो मूव करता है वो पार्टिकल नेचर में भी जाता है और वेव नेचर, मतलब उसके पास दो टाइप का मोशन होता है, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो फोटोन पार्टिकल्स बेसिकली कुछ नहीं, एनर्जी पार्टिकल्स होता है, जो कोई भी लाइट से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से लाइट निकलता है ना, जो सोर्स होता है वो उससे जो निकलता है उसको हम लोग बोला जाता है, ठीक है। उसका जो एनर्जी निकलता है उससे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग पहले इस चैप्टर में एक चीज देखने वाले हैं बेटा, कि सोचो कि एक मीडियम है ये, ठीक है ना। ये क्या है? एक मीडियम है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आया, इंसिडेंट हुआ, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। हम ये दिखाने के लिए अभी हम लोग रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं किए हुए हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि अगर लाइट पड़ता है ना तो इसका मतलब क्या है, कुछ लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, कुछ यहाँ से नीचे चला जाएगा, वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इस टाइप का और एक लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर गिर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और कुछ लाइट यहाँ से नीचे चला जा रहा है, वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया ना? जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट था, इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा सा स्पीड बोलेंगे क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी इसको भी आई बोल सकते हैं, और इसको आर बोल सकते हैं, और इसको भी आर बोल सकते हैं, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जहां पर भी लाइट गिरता है ना, तो दो टाइप का फेनोमेनन होता है। क्या होता है? दो टाइप का फेनोमेनन, एक रिफ्लेक्शन होता है और क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मीडियम डिफरेंट हो, सो जो एक ही मीडियम, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रैकल सॉलिड है, तो वहां पर लाइट इनसाइड नहीं जा सकता, तो इसमें क्या होगा, ओनली रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर जो जो ये ऑब्स्ट्रैकल जो सॉलिड नहीं होता, वो तो लिक्विड होता, वो ट्रांसपेरेंट होता, तो उसमें क्या हो जाता, लाइट अंदर गिरता है यहाँ पर, और कुछ लाइट अंदर चला जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाता। आ रहे समझ में? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, पढ़ते जो ज्यादा होता है, मतलब सोचो कि जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा है उसी का हम लोग पढ़ेंगे। सोचो यहाँ पर हम लोग बोले 99% जो है ना वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है। अगर यहाँ पर बोलेगा 85% रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कोई एक डेफिनेट फेनोमेनन नहीं होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्या ज्यादा हो रहा है वहां पर। अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहां पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज देखने वाला है कि जब लाइट ऊपर से गिरता है इसके ऊपर, ठीक है, तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, वेलोसिटी होता है, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और क्या होता है, वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिफ्लेक्शन का जो केस होता है ना, क्या बोले, रिफ्लेक्शन का जो केस है कि जो लाइट यहां से गिरा, ठीक है ना, गिरने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो, तो जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जा रहा है ना, वो सेम मीडियम में जा रहा है, और उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, एंड वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं बेटा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तीनों का तीनों क्या है, सेम है। किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, बीडस, वेवलेंथ लैम्बडा डस, फ्रीक्वेंसी एफ डस। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर एक चीज तुमको देखना है कि बेटा फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो बेटा मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, मीडियम में भी कुछ भी हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 शुड बी इक्वल टू कितना होगा, F डैश। मतलब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी F1 है कि F है, तो F
एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अभी तुमको पूछा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक बोला, ठीक बोला, क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है वी बाई लैम्डा। क्या होता है? वी बाई लैम्डा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा हुआ तो इसके लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर मतलब जो एयर मीडियम है, यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी निकाला जा रहा है तो ये क्या होगा, वी बाई लैम्डा। आ रहे समझ में? उसके लिए क्या हुआ, वी बाई लैम्डा हुआ। उसी टाइप का बेटा जब यहाँ पर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना है, एफ डैश है ना। एफ डैश इक्वल कितना होगा, वी डैश बाई लैम्डा डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको पता चला कि एफ इक्वल टू कितना होता है, एफ डैश होता है। एफ इक्वल टू कितना होता है, एफ डैश होता है। तो अगर एफ इक्वल टू एफ डैश हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वी बाई लैम्डा इक्वल टू कितना हुआ, वी डैश बाई लैम्डा डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट वी बाई वी डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। यहां तक समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ ना? ना और क्लियर बताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर दूसरा चीज क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पर हमको पता चल गया वी बाई वी डैश इक्वल टू वी बाई लैम्डा डैश। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई सी बाई सी बाई सी बाई म्यू होता है। वेलोसिटी इक्वल कितना होता है, सी बाई म्यू होता है बेटा। ये पता है ना तुम लोग को? तो ये वेलोसिटी इक्वल टू सी बाई म्यू, तो हम लोग v1 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, सी बाई म्यू1। म्यू1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है, ठीक है। एंड v2 इज इक्वल कितना होगा, सी बाई म्यू2। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं बेटा? v1 इक्वल टू सी बाई म्यू1, v2 इक्वल टू सी बाई म्यू2। तो अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, दैट v1 बाई v2 इसको कितना होगा, सी बाई म्यू1 बाई सी बाई म्यू2। तो v1 बाई v2 इसको कितना हो गया, म्यू2 बाई म्यू1। तो हम लोग को पहले से पता था v बाई v डैश इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। तो यहाँ पर अगर v बाई v डैश है और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर, म्यू2 बाई म्यू1, है ना। तो इसको पूरा का पूरा अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। फिर देखो यहाँ पर एक चीज बताते हैं तुम लोगों को कि ये जो v इक्वल टू सी बाई म्यू कैसे हुआ। तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े थे, वहां पर c इक्वल कितना था, 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट इंटू। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। एंड एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग अगर एक चीज बोला जाए कि बेटा c इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू ई नॉट, और ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये एआर के लिए है। किसके लिए है, एआर के लिए। मतलब एआर में जब लाइट मूव करता है, मतलब फ्री स्पेस में जब मूव जाता है, लाइट मूव करता है ना, तो उसका वेलोसिटी c इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू ई नॉट होता है। ठीक है, लेकिन अभी और अगर वो कोई मीडियम में घुस गया, कोई मीडियम है मतलब से जो पानी के अंदर चला गया, तो उस कंडीशन में c इक्वल कितना होगा, अभी c इक्वल टू नहीं होगा, वो v होगा। v मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम इक्वल टू कितना, मतलब इसमें देखो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं वेलोसिटी, मीडियम के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो बेटा जब ये पानी में घुस गया तो उस टाइम में 1 बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया ना? देखो हम बताते हैं बेटा, म्यू नॉट इंटू ई नॉट वो तो पहले से फॉर्मूला तुमको पता था। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आ जाता है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, मतलब पानी अंदर कोई भी दूसरा मीडियम में चला गया तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। तो उस कंडीशन में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये जो म्यू नॉट एंड यहाँ पर ई नॉट है, ये म्यू आर है, ये क्या हो गया ई आर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पर आएगा ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया तो हम लोग क्या लिखे, 1 बाई म्यू नॉट इंटू ई नॉट लिख सकते हैं, इंटू रूट ओवर ऑफ 1 बाई म्यू आर इंटू ई आर लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू ई आर का रूट ओवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसका वैल्यू कितना था रे, सी था ना। तो अभी v इक्वल टू ये c है ना, c बाई कितना हो गया, म्यू आर इंटू ई आर का रूट ओवर। इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू है म्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो म्यू जो हो गया ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
म्यू जो हो गया क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ, तो फिर यहां पर क्या हो सकता है बेटा, 1/√ओवर ऑफ म्यू नोट इंटू ई नोट लिख सकते हैं ना, इंटू 1/√ओवर ऑफ म्यू वर इंटू ई आर लिख सकते हैं ना। तो बेटा यहां पर जो मिला ना ये वाला देखो, 1/म्यू नोट इंटू ई नोट, ये क्या है, सी है, बाई रूट ओवर कितना हो गया, म्यू वर इंटू कितना हो गया ई आर, इक्वल टू कितना है भी है। तो ये जो पार्ट बना, ठीक है, ये क्या हुआ, सी बाई म्यू, तो भी इक्वल कितना हो गया, सी बाई म्यू। समझ में आ रहा ना, तो भी इक्वल टू बना सी बाई म्यू, तो V1 इक्वल टू सी बाई म्यू1 एंड V2 इज इक्वल टू सी बाई म्यू2। तो V1 बाई V2 इक्वल कितना हो गया, म्यू2 बाई म्यू1। अभी इसको कंपेयर कर लिए इसके साथ, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिला, V बाई V डैश इक्वल टू म्यू बाई लामड़ा म्यू, लामड़ा 1 बाई लामड़ा 2 इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। आया ना समझ में, ना समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ ना। एक क्वेश्चन पूछ सकते तुम लोग इस टाइप का कि ए मोनोक्रोमैटिक लाइट, देखो ए मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, a monochromatic light of wavelength 600 nm, a monochromatic light of wavelength 600 nm, ठीक है, monochromatic light of wavelength 600 nm is incident from air on water surface। कहां से कहां आ रहा है बेटा, एयर से वाटर आ रहा है, ठीक है, एयर से वाटर आ रहा है। What are the value of wavelength frequency, what are the value of, सिर्फ डायरेक्टली वेवलेंथ की जगह पर लैम्बडा लिखो, what are the value of लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी की जगह पर f लिखो, एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। समझ में आ रहा है ना क्या क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, तो कैसे लिखा जाए देखो, हाँ, तो बोला कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, उसका वेवलेंथ कितना है बेटा 600 nm, मतलब नानोमीटर है, मतलब 10⁻⁻9 मीटर हो सकता है, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर है, ठीक है। फिर ये 600 nm का तुम्हारा जो लाइट आ रहा था, तो ये कुछ लाइट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, तो बोला कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद बोला कि उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, मतलब ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रहे, इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले अभी तुम बताओ, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके लिए वेलोसिटी कितना होगा, कितना है? हाँ? अरे वेलोसिटी 600, तो ये तो वेवलेंथ है ना, वेलोसिटी कितना होता है यार मीडियम में लाइट का, वेरी गुड, 3 × 10⁸। तो वेलोसिटी वुड नोट करना, जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी है, वेवलेंथ लैम्बडा भी कितना होगा, एंड फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा ना, चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी से आ रहा था वही फ्रीक्वेंसी से लाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल कितना होगा, सी बाई लैम्बडा, वेरी गुड, 3 × 10⁸ बाई कहते 600 × 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लगेगा, तो 3/600 × 10⁻⁻17, तो ये बनेगा, सॉरी +17, ठीक है। तो ये 2 0 यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो 0.5 × 10⁻⁻15 हो गया, सॉरी +15 हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकला रे, फ्रीक्वेंसी निकला, आ गया समझ में। अभी दूसरे मीडियम में जा रहा है, जब दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा तो वहां पर वेलोसिटी चेंज होगा, यस नहीं होगा क्या, वेलोसिटी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, आ रहा है ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट है, और कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, और क्या है, वेवलेंथ लैम्बडा चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना है
फ्रीक्वेंसी वही है 0.5 इंटू 10⁻15। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा, समझा रहे ना केवल, ठीक है। अगर एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है ना, वो भी दिया हुआ है तुम लोग को 1.33 है। म्यू इज इक्वल टू 1.33 है, ठीक है। तो अभी v इक्वल कितना होगा? तो यहाँ पर बेटा v इक्वल टू सी बाई म्यू होगा, ठीक है। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ है, और म्यू कितना है? 1.33। तो यहाँ से वेलोसिटी तुमको मिल गया ना। और अगर इस वेलोसिटी को बेटा यहाँ पर पुट किया जाए तो एफ इक्वल कितना होगा? वी बाई लैम्डा। v कितना है बताओ? अभी निकाले 3 इंटू 10⁸ बाई कितना हुआ? 1.33 बाई लैम्डा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है हम लोग को। तो वेवलेंथ को लैम्डा को इधर ले लेते हैं, ठीक है। और निकालना है किसको? लैम्डा को निकालना है ना। तो लैम्डा निकालना तो नीचे फ्रीक्वेंसी आ गया, तो बेटा 3 इंटू 10⁸ है बाई 1.33 है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 0.5 इंटू 10⁻15। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया? लैम्डा आ गया ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा आराम से बना सकते हो, नो डाउट होगा। क्लियर हो गया ना। तो ये वाला पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट में जाते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे तो, जितना भी समझ में आया ना। सो बेसिक स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिजिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रे ऑप्टिक्स है, उसका बेसिक स्टार्टिंग है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बल्ब था, क्या है? ग्रीन कलर का। यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा आंख है, ठीक है, जहां से तुम इसको देख रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 4/3 दिया गया है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यार तो हम तुमको पता है मान होता है। तो बोला कि यहाँ से लाइट जा रहा है, 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 आंखों में गिर रहा है। तो बोला अभी ये लाइट आंखों में गिरते गिरते कौन सा कलर दिखाई देगा? आंखों में गिरते गिरते कौन सा कलर दिखाई देगा बताओ? बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई, ये होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। अरे इसके साथ ये ऑपोजिट है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। तो यहां से पता चल रहा है कि वेवलेंथ हम लोग का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। तो तुम लोग बोलोगे सर 7 कलर्स होता है, डिप गियर होता है ना। तो देखोगे अभी वेवलेंथ के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो तुम्हारे हिसाब से तुमको लगेगा कि नहीं ये यहाँ पर ग्रीन था और दिखाई दिया रेड कि ऑरेंज, कुछ इस टाइप का लाइट दिखाई देगा, कुछ दूसरा टाइप का लाइट दिखाई देगा। समझ में नहीं आ रहा है? स्पीड हो रहा है क्या? बुझे हो ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तुमको लगेगा कि यहाँ पर लाइट अलग हुआ, लेकिन क्या है कि बेटा लाइट का कलर वही रहेगा, ठीक है। लाइट का कलर चेंज नहीं होता है। लाइट का कलर चेंज नहीं होता है। मतलब पानी में अगर तुम लोग कहीं पर जाते हो ना, ग्रीन कलर का लाइट डुबाते हो तो बाहर में लाइट ग्रीन कलर का दिखता है, नहीं तो पानी में डुबा दिया लाइन और तुमको गोल्डन गोल्डन दिखाई देगा चारों ओर। वैसे का नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बेटा जो लाइट होता है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ नहीं होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी होता है। लाइट जो होता है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ किसका होता है? फ्रीक्वेंसी। तो लाइट का कलर चेंज होने के लिए वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अभी तुम लोग बोले वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वेवलेंथ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है बेटा कहां पर कितना स्पीड में वो जा रहा है। तो लिख लो बेटा कि जो वेवलेंथ होता है ना वो मतलब जो लाइट का कलर होता है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों का पढ़ाई क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तुम लोग क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, उसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है?
रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम का मोशन करता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, बेंड होता है लाइट। अभी लाइट बेंड क्यों होता है ना, वेलोसिटी चेंजेस होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको, उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन। उसके बारे में तो बोल दिया अभी तुमको। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसमें क्या होता है ना, ये एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, तो ये अगर इंसिडेंट हुआ तो ये होता है बेटा, ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो एंगल लग गया वो होता है डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है? आई माइनस आर होता है। समझ में आ रहा है नहीं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये सोचो कि तुम्हारा रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम में जा रहा है। रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचो म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू वन है, ठीक है। और यहाँ पर म्यू टू इज ग्रेटर देन क्या है? म्यू वन है। समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब म्यू वन यहाँ पर अगर सोचो रेयर मीडियम में और म्यू टू डेंसर मीडियम में, तो वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा रहेगा? रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इंसिडेंट हुआ रे, तो इंसिडेंट हुआ रे, ठीक है, और जो रे रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ ना, रिफ्रैक्टेड हुआ, रिफ्रैक्टेड हुआ, जो रे इंसिडेंट हुआ, जो रिफ्रैक्टेड हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इज स्मॉलर देन द इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके लिए? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। क्या हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया, ठीक है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आगे चले जाएं, जब रे ऑफ लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है? डेंसर मीडियम के जो जो लड़की लड़का लोग जो दूसरा जो डेंस करते हैं वो डेंसर नहीं है, वो डेंस से तो अलग होता है। यहाँ पर ये डेंस, यहाँ पर ये डेंस नहीं कर रहा है। ये डेंसर मीडियम मतलब एक जो जहाँ पर ज्यादा डेंसिटी है उस मीडियम से कम डेंसिटी वाला एरिया को जा रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्रैक्टेड। तो ये जो होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओरिजिनली ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। यार डेल्टा इक्वल कितना होता है? दिस इज आर माइनस आई हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब सॉरी, ये डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है? एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है, ये टोटल आर है ना, और ये क्या होता है? आई होता है ना, ये इंसिडेंट आई। तो दिस आर माइनस आई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा। समझ में आ गया ना? तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। और इसमें क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागता है। कहाँ भागता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? उसके बाद देखेंगे बेटा, अगर एक रे ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, उसमें क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन पैटर्न होता है ना। ये तीन मीडियम है, ठीक है, मतलब दो मीडियम है यहाँ पर, और बाहर जो है वो एयर मीडियम है। कितना मीडियम है यहाँ पर? तीन मीडियम। और जो बाहर है ये क्या है? एयर मीडियम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक रे ऑफ लाइट क्या हुआ यहाँ पर? इंसिडेंट हुआ, होने वाला इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद बेटा तो सीधा जा रहा था, लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गया, यहाँ पर म्यू वन है, म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, फिर यहाँ पर यार हो गया म्यू वन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जा रहा था इधर, मैं तो रास्ते पे जा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बेटा जब डेंसर मीडियम में आया तो रे ऑफ लाइट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें इसको क्या लिखेंगे? आई वन, और ये हो गया आर वन। फिर यहाँ पर इंसिडेंट हो गया आई टू, तो जाना था इधर तो गया इधर, तो कितना हो गया? आर टू, ठीक है ना। फिर यहां से वो भागेगा इधर, तो ये हो गया एमर्जेंट, जो बाहर निकल गया वो क्या होता है? एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहाँ पर ये आर टू हुआ, तो ये कितना हो गया? आई थ्री, और इसको हम लोग फाइनली आर थ्री भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। और तुमको याद रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई वन होता है ना, वो ये के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के साथ इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अभी स्नेल मतलब क्या है? गेंडा, ठीक है ना। स्नेल क्या बोल रहा है? स्नेल्स लॉ के हिसाब से जब कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, तो उसमें क्या होता है? साइन आई इज इंसिडेंट, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। वो बोला साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोला कि तब साइन आई इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लिए और एक इक्वल टू लगा दिया, तो म्यू टाइम्स हो गया। तो बोला कि साइन आई बाई साइन आर
इक्वल टू कितना हो गया, म्यू हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हुआ, म्यू हुआ। तो बेटा अगर अगर देखा जाए सही से तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हुआ। तो ये म्यू जो होता है ना बेटा, ये होता है बेटा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सोचो कि ये एक रे लाइट है, तो एक डेंसर मीडियम से जा रहा है और एयर मीडियम को गया, तो ये हो गया म्यू टू, ये हो गया म्यू वन। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस मीडियम से जा रहा है और जिस मीडियम को जा रहा है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू जिस मीडियम को जा रहा है, ठीक है, जिस मीडियम से जा रहा है। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल क्या हुआ, जिस मीडियम को जा रहा है, और साइन नीचे जो है वो क्या हुआ, जिस मीडियम से जा रहा है। कहां से और किसको, जिसको जा रहा है वो ऊपर होगा, जिससे जा रहा है वो नीचे होगा। अब ये कहां से आया बेटा, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले निकाले, जब एक रे ऑफ लाइट यहां से गया और इधर गया, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना होता है, यहाँ का वेलोसिटी कितना होता है, v2 होता है ना। वेलोसिटी v1 होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी v2 होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अभी देखा जाए तो साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आर इक्वल कितना होगा, v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 इक्वल कितना होता है, म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल कितना हो गया, म्यू टू बाई म्यू वन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तुमको सिर्फ याद रखना है, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल कितना हो गया, म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर इक्वल कितना हुआ, म्यू टू बाई म्यू वन। यहां तक समझ में आ गया ना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। तो बेटा अगर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन आई वन बाई साइन आर वन इक्वल टू कितना हो गया रे, कहाँ को जा रहा है, म्यू टू को, कहाँ से जा रहा है, म्यू वन से, ठीक है। ये इक्वेशन वन हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे साइन आई टू बाई साइन आर टू, ये आई टू है साइन आर टू है, इक्वल टू कितना है, म्यू थ्री बाई म्यू टू हो गया। मतलब किसको जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, साइन आई थ्री बाई आर थ्री इक्वल टू म्यू थ्री बाई म्यू टू। फिर यहाँ पर साइन आई थ्री बाई साइन ई, मतलब जो फाइनल निकला और रिफ्रैक्टेड रहे उसको हम लोग क्या आर ले लिए, ई ले लिए इमरजेंट, इक्वल टू कितना होगा, फिर म्यू वन बाई म्यू थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ को जा रहा है, ना म्यू वन को जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ना म्यू थ्री से जा रहा है। ये कितना हो गया, इक्वेशन थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब ये तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, किसना, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, बेटा ये होगा बेटा साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू इंटू साइन आई थ्री बाई साइन ई इक्वल कितना हो गया, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू थ्री बाई म्यू टू इंटू म्यू वन बाई म्यू थ्री। समझ रहे नहीं, देखो हम लोग को पता है आई वन जो है ना वो ई के साथ इक्वल है, तो आई वन को ई से कैंसिल आउट कर दिए, और यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्रॉस हो रहा है, तो आर वन इक्वल टू आई टू है, तो आर वन इक्वल टू आई टू हो गया। उसी टाइप का आर टू इज इक्वल टू आई थ्री हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखे म्यू वन बाई म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू थ्री बाई म्यू टू इज इक्वल टू इंटू म्यू वन बाई म्यू थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इतना, ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए। क्लियरली वो समझ में आ रहा है ना, बुझी हो ना ननी दोस्त, ठीक है। अच्छी तो छिड़ा जा, हाँ हो गया ना बेटा, क्लियर हुआ पूरा, फिर इसको मिटा देना, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये बेसिकली क्या पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ना है बेटा, इसके बाद लीनियर शिफ्टिंग लेटरल शिफ्टिंग होता है कि नहीं, शिफ्टिंग में डाउट था तो देखो, तो शिफ्टिंग क्या होता है बेटा, सोचो यहीं पर कहीं पर एक जगह पर एक छोटा सा 1 रुपया का कॉइन गिरा और किसी का नजर में गिर गया, ठीक है। अभी उस 1 रुपया को ढूंढने निकला कि कितना डिस्टेंस में वो ग्राउंड लेवल से, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्या भरा हुआ है, इसका थिकनेस कितना है बेटा, टी है, थिकनेस कितना है, टी है। तो बेटा अभी देखो यहाँ से एक रे गया सीधा सीधा, तो जो सीधा जाएगा बेटा ये तो घूमने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना, वेलोसिटी अलग होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये सीधा सीधा यहाँ से निकल गया, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है। अभी सोचो यहाँ पर और एक रह गया इधर से, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर ये कहाँ से जाएगा इधर, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, वही एक मीडियम से दूसरा मीडियम में,
और ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो एवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो अगर ये इंसिडेंट हुआ और ये कितना हो जाएगा तब, रिफ्रैक्टेड रे। हमको पता है कि जब दो रे मीट करते हैं ना, तो वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर तो ये मीट करने वाला चांस नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड ले लेके कोई एक पॉइंट में मीट करा देंगे। जहां पर मीट हुआ होगा उस पॉइंट में हम लोग को क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है बेटा रियल डेप्थ, जो टी है ना वो क्या है, रियल डेप्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये क्या होता है बेटा, जहां पर है अभी, ये होता है बेटा डी, ये क्या होता है, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। बचा जो ये क्या हुआ, शिफ्टिंग। समझ में आया ना, समझ में आया, क्या हुआ, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे बेटा, SHIFTING, शिफ्टिंग इक्वल कितना हुआ, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस कितना होगा, अपरेंट डेप्थ। समझ आ रही है। तो शिफ्टिंग इक्वल टू कितना हुआ, SHIFT, शिफ्ट इक्वल टू कितना हुआ, T माइनस डी, T माइनस डी, ठीक है ना, T माइनस डी, ये क्यों, ठीक है। और हम लोग को अगर देखा जाए अभी, ठीक है ना, एक वैल्यू पता है, न्यू इज इक्वल क्या होता है, टी बाई डी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम पढ़ा चुके हैं, जब न्यू इज इक्वल कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इक्वल कितना होगा, रियल डेप्थ बाई कितना होगा, बाई कितना होगा, एफरेंट डेप्थ। न्यू इक्वल कितना हुआ, रियल डेप्थ एफरेंट डेप्थ। यहाँ पर रियल डेप्थ कितना है, टी है, तो न्यू इज इक्वल टू टी बाई कितना हो गया, डी, ठीक है ना। न्यू इक्वल कितना होगा, टी बाई डी, तो डी इक्वल कितना होगा, टी बाई न्यू। तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट, शिफ्टिंग इक्वल कितना हो गया, टी माइनस वन बाई, सॉरी, टी बाई डी। तो टी कॉमन ले लो, वन माइनस वन बाई डी। हाँ, अच्छा, हम लोग क्या निकालेंगे, अच्छा डी निकाले ना, टी बाई डी। यहाँ पर म्यू डाल दो, यहाँ पर म्यू डाल दो, वन माइनस वन हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला निकला, शिफ्टिंग का फॉर्मूला निकला। इसका प्रॉब्लम बनाए थे कुछ, क्या प्रॉब्लम बनाए थे, कैसे प्रॉब्लम बनाए थे बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, ठीक है। बिठा दो इसको, हाँ, लिख लो जल्दी। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर देखो, ये किस टाइप का मीडियम है, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक मछली है, यहाँ पर मछली जल का रानी है, समझ आ गया। और ऊपर से तुम लोग देख रहे हो, अरे मछली बाबू, इसका आंख हो गया, अरे वाह, ये इसका मुंह हो गया। अभी तुम लोग इसको देख रहे हो, एक आंख से देख रहे हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, मतलब एक से बड़ा है। और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। तो ये बबुआ को ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो पूरा पानी के आसपास दिख रहा है, तो इसको कितना डिस्टेंस में दिखाई देगा वो पूछ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो शिफ्टिंग कितना होगा, तो फॉर्मूला तो पता है तुम लोगों को, क्या है, SHIFTING, शिफ्टिंग कितना है, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। टी कितना है, जितना डिस्टेंस है 12 12 है ना, माइनस वन बाई म्यू की जगह पर कितना है, 4/3। तो दिस इज 12 इंटू वन माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3/1, तो 12 इंटू 1/4 कितना हो गया, 3। तो ये शिफ्टिंग कितना हो गया बोलो, 3 सेंटीमीटर। तो बचा कितना, 9 सेंटीमीटर। तो अभी कितना दूरी पे दिखाई देगा, समझ में आ गया ना। अभी कितना दूरी पे दिखाई देगा, 9 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग को वो बबुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इतना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इसके ऊपर इतना नहीं है, लेटरल शिफ्टिंग के ऊपर तो क्वेश्चन पूछता नहीं है इतना। अच्छा ये मिटा देना बेटा,
ठीक है। फिर लेटरल शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्टिंग क्या है बेटा? लेटरल शिफ्टिंग ये लीनियर शिफ्टिंग हो गया ना, ऊपर शिफ्ट हुआ तो लेटरल शिफ्टिंग हो गया। लीनियर शिफ्टिंग का मतलब क्या है बेटा? तो ये क्या कौन सा मीडियम है बेटा? ये वाटर मीडियम है, ठीक है ना। अच्छा ये नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गिर रहा है इधर, इनमें तो कोई बात है तुमको, है ना। तो बेटा ये जाने वाला था क्या सीधा, लेकिन जाएगा किधर? इधर। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ले लेते हैं, फिर यहाँ से जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब इस बैकवर्ड वाला लाइट को हम लोग आगे लेके जाएंगे ना, देखो तो हम लोग देखेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल होके जाएंगे, आपस में पैरेलल होके जाएंगे। तो इसके बीच में जो ये डेप्थ है ना, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल शिफ्टिंग। समझ पा रहे कि नहीं? इसका जो डेप्थ होता है उसकी क्या होता है? लेटरल शिफ्टिंग। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इससे क्या, ठीक है। फिर इसके बाद जो निकलेगा उसको लेटरल शिफ्टिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे समझ शिफ्टिंग। ठीक है ना। तो लेटरल शिफ्टिंग के ऊपर और एक क्वेश्चन तुम लोगों को बताया था इससे पहले, लीनियर शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन क्या था? तो सोचो एक इस टाइप के एक मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोचो हम लोग एक लाइन इस टाइप की, इस टाइप का यहाँ पे वाटर हो गया वाटर, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर कुछ 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर दूरी पे एक मछली ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। मछली ऊपर नहीं, फिर चिड़िया ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और मछली नीचे क्या हो रहा है? तैरना, ठीक है ना। अभी तो ये सुनो, सोचो कि तुम्हारा ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर की हाइट में है और ये 15 सेंटीमीटर डेप्थ में है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव 1 है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा अभी इसके चिड़िया के हिसाब से इसका डेप्थ कितना होगा? चिड़िया को ये बोला बबुआ कितना दूरी पे दिखाई देगा, ठीक है। समझ में क्या बोल रहे हैं? तो 5 ही होगा, उसको 5 दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम तुमको बताया कि हम लोग क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू क्या है? बर्ड। डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू क्या है? बर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन देख रहा है बेटा? बर्ड देख रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बर्ड मतलब म्यू आर, ठीक है। इनटू कितना होगा बेटा? डिस्टेंस ऑफ बर्ड मतलब एक्स बी बाई कितना है? म्यू बी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बर्ड प्लस एक्स एफ बाई म्यू एफ। समझ में आ रही कि नहीं? पानी के अंदर में जो है ना, तो इसका शॉर्टकट ये फॉर्मूला था। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। म्यू कितना है? 1 है। एक्स बी कितना है बेटा बताओ? 12 बाई म्यू कितना है? 1 प्लस एक्स एफ कितना है? 15 बाई कितना है? 4/3। अच्छा इसको 5/3 कर दो, कितना है? 5/3। समझ आ रहा है ना? फिर इसको सॉल्व करने के कितना होगा? 12 प्लस 15 इंटू 3/5। तो 5 से काट लो, 5 3 5 3 तो कितना होगा? 9। तो 9 प्लस 12 कितना हो गया? कितना हो गया? 21। समझ आ रही कि नहीं? तो ओरिजिनली शिफ्टिंग कितना हुआ? ये 12 है, ये 21। तो 21 माइनस ये 12 कितना हो गया? 9। शिफ्टिंग कितना हुआ? कितना शिफ्ट हुआ? 9 हुआ ना। इसका तो डिस्टेंस 12 है ना। अच्छा अगर हम लोग नॉर्मल मेथड में करते हैं तो कितना होता? t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अच्छा t कितना है बताओ?
मिट्टी किसके लिए, ये कितना, ये वाला 15 इंटू 1 - 1/μ कितना है 5/3। समझ आ रही है नहीं? तो इसको सोल्व करके देखो कितना हो रहा है। तो 15 इंटू 1 - 3/5, ठीक है ना? कितना हो रहा है 15 इंटू 1 - तो ये 15 इंटू 5 - 3/5, तो कितना हुआ 15 इंटू 2/5, 6 हो रहा है। 3 इंटू 1 - 1/μ ना। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना है 12 + 15 कितना है 27, 12 + 15 कितना होगा 27 इंटू 1 - 1/μ। तो 27 इंटू कितना होगा न्यू कितना है 5/3। जो पहले वाला भी डाले थे उसमें भी क्या 5/3 डाले थे, तो 4/3 नहीं 5/3 डाला है ना। तो 5/3 है, तो 15/5 इंटू 3 हो गया, 3 9। 12 + 9 कितना हुआ 12 + 9 कितना है 21। अच्छा 21 - 15 कितना होगा 6 होगा, ठीक है। गलती से क्या माइनस कर दिया 12 माइनस कर दिया, ठीक है। तो 15 - 3 कितना हो गया, समझ आ रहा है ना। ये कितना निकला 21 निकला ना टोटल। 21 माइनस कितना है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 15 कितना हो गया टोटल 15 कितना हुआ 6 हुआ, टोटल 15 6 हुआ, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 12, 6 शिफ्ट हुआ। तो बचा कितना 12 + 15 27, 6 दिया, बचा कितना। तो इसको 21 मीटर के डिस्टेंस में बाढ़ को दिखाई देगा, समझ आ रहा है कि नहीं शिफ्टिंग क्लियर हुआ। अच्छा अभी मुझे बताओ बेटा, अगर देखा जाए, अगर अभी फिश देख रहा है किसको बाढ़ को, कौन देख रहा है फिश, किसको देख रहा है। तो वहां पर कितना होगा देखो, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बाढ़ विथ रेस्पेक्ट टू फिश। तो यहाँ पर कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका लेंगे फिश का, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिश कितना है 5/3 इंटू डिस्टेंस ऑफ बाढ़ विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाढ़, ठीक है। फिर प्लस डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करो, देखो 5/3 एक्स भी कितना है 12 बाई कितना है प्लस 15/5/3 इंटू 3। तो कितना हुआ, ये कितना है 9 + 21 इंटू कितना है 5/3, तो 3 7, तो कितना होगा 35। डिस्टेंस बढ़ा कि घटा, डिस्टेंस बढ़ा ना घटा, बढ़ गया ना, कितना बढ़ा 35। तो 35 माइनस कितना होगा 27, टोटल डिस्टेंस कितना था बीच में 27 था, अभी कितना हो गया 8। तो टोटल कितना ऊपर शिफ्ट हुआ ये 8 मीटर। तो इसको दिखाई देगा कि वो जो बाढ़ है ना वो ज्यादा दूरी पे इन कंपेयर टू, समझ आ रहा है कि नहीं, ये इसको ज्यादा दूरी पे दिखाई देगा इन कंपेयर टू कम दूरी के हिसाब से, क्लियर हो गया ना। अगर नॉर्मल मेथड के हिसाब से बनाते तो क्या होता t इक्वल टू कितना होगा 1 - 1/μ होगा, लेकिन ये ऊपर है, समझ आ रहा है कि नहीं, ऊपर है। तो यदि तो इसको हम कोशिश कर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो t की जगह पर कितना लेंगे बता, तो जो ये ऊपर है तो कितना लेंगे 12, 1 - 1/μ, म्यू की जगह पर कितना होगा, तो 5/3 पुट करके देख लेते हैं कितना होगा। 12 इंटू, तो 12 इंटू कितना हो गया ये हाँ हाँ जी, कितना हो गया 2/5 ना, यहाँ पे नहीं निकल रहा। तो 27, टोटल डिस्टेंस कितना है 27 बाई 1 - 5/3, 1 प्लस 10
कितना होगा? ये मैं तो नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? समझ में आया? अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन और एक पूछ सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। अरे समझ में क्या पूछ सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी v होगा और इसका वेलोसिटी कितना होगा, v, ठीक है ना। अभी बोलेंगे इसको इसका वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, तो सिर्फ xv की जगह पर कितना होगा, vv, और xf की जगह पर v, खत्म बात। समझ आ रही है ना। फॉर्मूला में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर द बॉडी इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड और द फिश इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अभी बोलेगा कि इसके हिसाब से इसका वेलोसिटी कितना है, ये इतना वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इतना वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या पुट करेंगे बेटा, वेलोसिटी पुट करेंगे। समझ आ रहा है ना। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 15 का क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेंशन करो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा, बेसिकली ये एक लाइट का फिनोमेनन है। जब लाइट क्या होता है ना कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो हम लोग को पता है कि वो एवेक्शन से नॉर्मल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोले बेटा कि लेट अस कंसीडर ये तुम्हारा वाटर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम है। और इस वाटर मीडियम का नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट तुम लोग रखे हो, ठीक है, नीचे में कोई एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हो बेटा। तो यहाँ से तुम्हारा रे ऑफ लाइट निकल के जा रहा है। तो जो नॉर्मल जाएगा तो वो तो बेटा बेंड होने वाला चीज नहीं है, तुमको पता है, बोल चुके हैं अभी बेटा। थोड़ा सा अगर एंगल करके जा रहा है तो हमको पता है बेटा ये और थोड़ा एंगल करके बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर इंसिडेंट एंगल आई हुआ तो रिफ्लेक्टेड आ रहा होगा तो थोड़ा सा ज्यादा एंगल किया, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये μ1 है और ये μ2 है। तो यहाँ पर μ2 जो है ना वो ग्रेटर देन μ1 है। समझ आ रही है कि नहीं। तो डेंसर से रेयर में जा रहा है। फिर तुम लोग क्या किया बेटा, और थोड़ा सा इसको टिल्ट किए। जब वो थोड़ा सा टिल्ट किए तो ये वाला एंगल और थोड़ा नीचे आ रहा है। समझ आ रही है कि नहीं। और एक सर्टेन पॉइंट, कुछ एक सर्टेन पॉइंट होगा, जिस सर्टेन पॉइंट में ये इसको क्रिटिकल एंगल बोलता है, उस सर्टेन पॉइंट में रिफ्रैक्टेड रे जो है ना वो बेटा परपेंडिकुलरली पास करेगा 90 डिग्री में। कितना डिग्री में पास किया, 90 डिग्री में। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं बेटा, वो परपेंडिकुलरली पास किया, ठीक है। वीडियो बंद करें, ठीक है। तो बेटा ये कितना एंगल में गया बेटा, 90 डिग्री में गया। तो अगर 90 डिग्री में गया, इस एंगल को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। जब बेटा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्या बोले बेटा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा, मतलब हम लोग इसको और थोड़ा सा एंगल कर लेते हैं, ठीक है, और इस एंगल में रिफ्लेक्ट करके जाएगा, तो इसको बोलते हैं बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम लोग कोई भी एंगल, इसका डेफिनेशन क्या होगा, when the ray of light reflect back after a definite angle, ठीक है ना, जिस एंगल को क्रिटिकल एंगल, आफ्टर ए डेफिनेट एंगल, और आफ्टर ए मैक्सिमम एंगल when the refracted ray is 90 degree, और after critical angle the ray of light will reflect back to the same medium। क्या लिखेंगे, after critical angle the ray of light will reflect back to the same medium instead of refraction when it moves from denser medium to rare medium, then इसको क्या बोलेंगे बेटा, total internal reflection। Reflection क्या हुआ, the maximum angle after which the ray of light will reflect back to the same medium instead of refraction, it's called total internal reflection। समझ आ गया ना क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा अभी एक चीज देखना है, ये सिर्फ एक जगह पर होगा कि पूरा चारों ओर होगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके जाएगा ना। तो अगर देखा जाए पानी, तो ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे से हम लोग लाइट डाल रहे हैं, तो बेटा ये इस तरह के होगा ना, चारों ओर, इधर इधर। अगर हम लोग ऊपर में देखिए एक सर्किल फॉर्मेशन होगा ना, ये क्या फॉर्मेशन होगा, सर्किल फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, एक सर्किल फॉर्मेशन हुआ। तो इस सर्किल के बाहर तुमको क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा अंधेरा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर लाइट बाहर नहीं जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन इस सर्किल के अंदर तुमको लाइट दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, लाइट वहां से निकल रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा। तो अभी तुमको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बेटा, यहाँ जो एरिया निकला वो एरिया निकाल के दिखाओ। तुमको क्या बोला बेटा, एरिया निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है इसको सत्रह हम लोग रेडियस हम लोग इफेक्ट कितना हुआ, 8, ठीक है ना। और इस पॉइंट से जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग क्या लेंगे बेटा, h। समझ आ रही है,
अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना निकला है, तो जो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पर किए, ठीक है, उसके बाद तो हुआ ना, तो हम लोग ये वाला कंडीशन कहाँ से लेंगे, देखो और एक बार डायग्राम लिखा मिटा के बोला, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, जिस कंडीशन में ये तुम्हारा था कौन सा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हुआ था बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और इसके बाद मतलब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो हम लोग ये नॉर्मल एक डायरेक्टली एक नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक रे इधर पास होना और ये इधर, फिर इधर भी हम लोग ले लेंगे, तो एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, और ये इधर में हम तो इस दोनों पॉइंट को मिला के सर्कल बना लेंगे इस टाइप का, तो ये एरिया निकालने के लिए तुमको बोलेंगे, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, रेडियस चाहिए, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस का मदद हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये रेडियस है और ये कितना है तुम्हारा हाइट है। अच्छा ये वाला एंगल क्या है, आई सी है, मतलब हम तुमको देख लेंगे, ठीक है ना, आई सी, ठीक है ना। फिर तो था ना एक मूवी था, भूत वाला मूवी था आई सी, ठीक है। फिर देखो ये कितना हो गया, समझ में आया, तो दो लाइन पैरेलल है क्रॉस कर रहा है, तो आईसी हो गया, आईसी हो गया, तो हम लोग लिखते ना टेन आईसी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, आर, बाई बेस कितना है बताओ, एच। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा इसका, इसका कितना है, इसका म्यू1 है, सिर्फ म्यू2, तो कोई बात नहीं, खत्म, ठीक है ना। अच्छा तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अभी हम लोग को पता चला 10 आईसी इक्वल कितना हो गया, अरवई खत्म हो गया ना। अच्छा 10 आईसी की जगह पर कितना हो सकता है बेटा, तो यहाँ पर आर इक्वल कितना होगा, 8 इंटू 10 आईसी, आर इक्वल कितना हुआ 8 इंटू 10 आईसी। तो बेटा फिर यहाँ पर जल्दी से बता रहे, आर इक्वल 8 10 आईसी की जगह पर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा 10 आईसी की जगह पर परपेंडिकुलर बाय बेस का लिख चुके हैं, वहाँ वो नहीं लिखेंगे, फिर साइन आईसी बाई कोस आईसी, साइन आईसी बाई कोस आईसी, समझ आ रहा है कि नहीं, कोस आईसी। अभी हमको साइन आईसी की वैल्यू पता है ना, तो बोलेंगे सर कहाँ से पता है, हम बोलेंगे स्नेल्स लो, स्नेल्स लो क्या बोल रहे हैं बेटा, तो साइन आईसी ये है आईसी और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, कितना लिख देना, 90 डिग्री बाय साइन आर इक्वल कितना है, कहाँ जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 है, कहाँ से जा रहा है, न्यू से जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, साइन आईसी बाय साइन 90, आर का वैल्यू कितना है 90 इक्वल कितना है 1 बाई म्यू, तो साइन आईसी इक्वल कितना हो गया 1 बाई म्यू, तो साइन आईसी वाला हमको पता चल गया ना, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, तो आर इक्वल कितना हो गया एच इंटू 1 बाई म्यू, समझ आ रहा है कि नहीं, होल डिवाइड बाई कोस आईसी, होल डिवाइड बाई कोस आईसी, कोस आईसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ना देखो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है, तो हमको कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा इक्वल कितना होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पर कोस आईसी है तो 1 माइनस साइन आईसी का रूट ओवर, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन आईसी का रूट ओवर, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर क्या होगा, आर इक्वल टू कितना हो गया एच इंटू 1 बाई म्यू होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन आईसी का कितना है 1 बाई म्यू का होल स्क्वायर है, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, समझ आ रहा है ना। फिर इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसको अगर सॉल्व किया जाए कैसे निकलेगा देखो, तो आर इक्वल टू कितना हुआ, आर इक्वल टू एच इंटू 1 बाई म्यू होल डिवाइड बाई बेटा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर का रूट ओवर है, तो म्यू स्क्वायर का रूट ओवर रहेगा, ये म्यू स्क्वायर का रूट ओवर हट गया तो म्यू रहा, समझ आ रहा है क्या बोल, म्यू ने म्यू को मार दिया, मारा ना, हम लोग उसका मना कर सकते हैं बेटा, उसका मत दिया मारेगा नहीं गिरेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, दैट आर इक्वल टू एच इंटू 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, खत्म बात, ठीक है। ये क्या निकला तुम लोगों का, ये निकला रेडियस, क्या निकला रेडियस। अभी तो वासुमती को यहाँ पर डुबा देते हैं, बोलेंगे बेटा तुम्हारे हिसाब से एरिया दुनिया कितना है, तुम्हारे हिसाब से दुनिया कितना एरिया है, अरे बेटा ये अभी कहाँ पर है बेटा, कौन है ये, अभी ये अंदर है ना, तो बेटा ये इसके बाहर यहाँ पर नहीं दिख सकता, क्योंकि इसके लिए क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लागू होती है, क्योंकि नीचे है पानी के नीचे, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया दिखाई देगा उसको, और वो एरिया तुमको क्या दिखाई देगा, गोल, क्या दिखाई देगा गोल। अरे भाई इतना धरती गोल कहाँ से पता चला हम लोग को, ठीक है, तो ना ऊपर नहीं गए हम लोग, अंदर से हमको पता चलेगा कहाँ पर पानी के अंदर से, ठीक है।
तो हम लोग को पता चला इसका एरिया कितना होगा ना, पाई स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर। तो अभी एरिया इक्वल टू कितना हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी पाई इंटू आर के जगह पर कितना है, h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर का होल स्क्वायर। खत्म बात, आंसर 2 मिनट में निकालो, टू हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ भी निकाल सकते हो तुमको। सोचो तुम्हारे इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यू दिया हुआ है तुमको 1.33। हाँ, न्यू दिया हुआ है 1.33, न्यू दिया हुआ है 1.33 और एच दिया है, एच दिया है, एच का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 7 है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एच का वैल्यू 7 है, न्यू कितना है 1.33। बोले कि एरिया निकालो, आर तो निकालोगे ना तुम, एच तो दे दिया तुमको बेटा, एच दिया ना 7, हाइट कितना है 7। ठीक है, न्यू का वैल्यू 1.33, 1. हाँ फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो मतलब तुमको जो दिया होगा उसी को लेके करना है तुमको। ये जमाने वाला कैसे एक तो डायग्राम एरिया का फॉर्मूला निकाले थे, वो फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दो। ठीक है, ये तो पहले आर निकालो फिर उसको निकालो, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी होगा, यहाँ पर तुमको एरिया इक्वल कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह पर एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर का होल स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7, एच निकला 7 का होल स्क्वायर बाई म्यू कितना है बेटा 1.33 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 200.8 समथिंग निकलेगा। ठीक है, खत्म बात, नो बात, नो बकवास, सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। बुझ रहा ना, मैं फिर बोले, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिटा दे थोड़ा, हो गया ना। फिर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिजिम वाला फॉर्मूला। क्या पूछ सकता है, प्रिजिम वाला। क्या पूछेगा, प्रिजिम वाला। तो बेटा यहाँ पर एक चीज तुमको देखना है बेटा, हमको पता चल गया अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो तो घंटा होगा, वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बोल रहे बेटा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि ठीक है बेटा, हम एक चीज बोल रहे थे, समझ आ रही है, इस टाइप का प्रिजिम दिया हुआ और एंगल तुमको दे दिया यहाँ पर बेटा कितना है 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री बीच दे सकते हैं। समझ आ रही क्या बोले। तो हम लोग लिखे बेटा जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंसिडेंट, और ये है बेटा न्यू जो है ना, न्यू जो है ना वो 3/5 है, नहीं 5/3 कर लो, 5/3 कर लो, 4/5, हाँ 4/5 तो फिर कोई बात, एक कुछ ही ले लो, 5/3 है, न्यू कितना है। अच्छा, तो बोल रहे बेटा ये जो एंगल हुआ है ना वो 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, बोला कि कैसे कंडीशन होगा बताओ, जब रिफ्रैक्टेड रे जाएगा ना वो कहाँ जाएगा, कौन सा वहां जाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस टाइप का बना के दिखाओ। समझ आ रहे क्या बोल रहे क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या लिखना है बेटा, बेटा हम लोग को ये लिखना है, क्या लिखना है, तो साइन ऐसे क्या होता है, मतलब देखो यहाँ पर गिरा ना ये वाला लाइट, गिरने के बाद यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, फिर उसके बाद क्या होगा हमको थोड़ी पता है, तुम लोग भी नहीं पता होगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोले साइन ऐसी, क्या है बेटा साइन ऐसी। अभी साइन ऐसी को कितना होगा 1/μ हो गया, और म्यू कितना है बताओ 5/3 होता है। तो बेटा साइन IC इज इक्वल टू 1/5/3, समझ गया ना। So now I can write that sin IC is equal to 3/5, ठीक है ना, sin is equal to 3/5। तो बेटा IC को कितना हो गया बताओ
साइन इनवर्स 3/5 होता है। और हमको पता है बेटा साइन 3/5 किसका वैल्यू होता है? साइन 37 का वैल्यू कितना है? 3/5 है, आगे ना। और साइन 37 बोलो 3/5 होता है, 53 किसका होता है? 4/5 होता है। तो बेटा अब यहाँ पर निकालेंगे तो आईसी कोड कितना निकलेगा? 37 डिग्री। कितना पर है, समझ आ रहा है कि नहीं? कितना हुआ? 37 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया बेटा क्रिटिकल एंगल जो है ना, यहाँ पर जो गिर रहा है वो कितना डिग्री में गिर रहा है? 37 डिग्री। अच्छा ये वाला कितना है? 30 डिग्री है। हाँ नाम दिखा दिया, ये समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये बोले कितना हुआ? 30 डिग्री है। कितना है? नहीं ये 37 नहीं है, थोड़ी गलती से बता दिए। इंसिडेंट रे वो कितना है निकालते हैं बेटा। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60। ये पहले से कितना है? 90। अगर ये 90 हुआ ये कितना होगा? 30। अगर ये 30 हुआ तो कितना होगा? 60। समझ आ रही है? क्रिटिकल एंगल कितना निकला बताओ? 37 डिग्री। इंसिडेंट एंगल कितना निकला? 60 डिग्री। बड़ा कौन है? इंसिडेंट एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये काम क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये बबुआ क्या करेगा? टेढ़ा और टेढ़ा और टच। समझ आ गया ना? तो ये क्या होगा? यहाँ से निकल के भागेगा। ठीक है ना? वेरी गुड। आगे समझ में? ठीक है। फिर इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा। अगर देखो ये जो बबुआ है ना, ये तुमको दिया हुआ है 4/3, तो 4/4 ने 5/4 कितना है? और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, फिर बना के दिखाओ क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फिर बना के दिखाओ क्या हो रहा है। फिर वही निकालेंगे साइन आईसी। तो बेटा हम लोग को पता है साइन आईसी इक्वल कितना होता है बेटा? 1/μ होता है। तो बेटा फिर 1/μ इक्वल कितना है? 4/5 पर। तो बैठेगा साइन आईसी का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 4/5। तो आईसी इक्वल कितना हो गया? साइन इनवर्स 4/5। ये किसका वैल्यू होता है रे? अरे 53 डिग्री का होता है वैल्यू। किसका होता है? तो इंसिडेंट एंगल बन गया तुम्हारा कितने डिग्री? सॉरी एक क्रिटिकल, दिमाग काम, क्रिटिकल एंगल हो गया 53 डिग्री। अच्छा लेकिन ये एंगल कितना ले? 60। तो यहाँ पर कितना होगा? 30। अगर ये 30 हुआ तो ये कितना होगा? 60। तो ये कितना हो गया? 30। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये आईसी जो है ना वो क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है बेटा? 30 से बड़ा है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल बड़ा है। तो क्रिटिकल एंगल पहुंचा नहीं है, क्रिटिकल एंगल से पहले ही पहुंच गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा? अगर क्रिटिकल एंगल से पहले ही पहुंच गया तो यहाँ से क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल गया। खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास, खत्म बात। लिख लो। अरे गुडू गुडू चंता पांडू, चंता गुडू गुडू चंता पांडू। अच्छा देख अब वहां से नहीं। अच्छा अभी और एक क्वेश्चन, जैसे के ऊपर और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस। अभी कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंसी निकालने वाले प्रिज्म का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रिज्म वाला छोड़ो, रुको एक मिनट। 25 25 25। अच्छा देखो, स्टेट द नेसेसिटी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोला कि स्टेट द नेसेसिटी कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग को पता चल गया कि बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? लाइट को डेंसर से रेयर को जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो बेटा जो क्रिटिकल एंगल वो 90 डिग्री से क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करना पड़ेगा उसको। अगर क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसे 2-3 पॉइंट लिख लिए। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो हाउ, क्या बोले? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो हाउ स्पेशली डिजाइंड प्रिज्म, ठीक है ना, मेक यूज of total internal reflection to obtain inverted image of the object by deviating the rays
90 डिग्री एंड 180 डिग्री, बोला कि स्पेशल एक प्रिज्म है जो रे को डेविएट कर रहा है दो एंगल में, कितना कितना डिग्री में, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री में वो डेविएट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखो स्पेशली डिजाइंड प्रिज्म है, इसका मतलब तुमको पता चल गया बेटा कि उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 90 डिग्री, और दोनों साइड वाला एंगल 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा? अच्छा, इन्वर्टेड करके भेज रहा है, मतलब देखो ये तुम्हारा है एक प्रिज्म है, ठीक है ना। ये प्रिज्म का नॉर्मल डायग्राम बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम लोग को, डरना नहीं है बेटा एकदम, ठीक है ना। जय बजरंगबली बोलना है, जगन्नाथ सर बोलना है। देखो तो हम क्या बोले बेटा, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट हो गया रे ऑफ लाइट होने तो कोई दिक्कत नहीं तुमको। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये राइट सीधा गिरा यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना क्या बोल रहे बेटा? जब अंदर गिरा तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री में गिरा है, ठीक है ना। तो तुमको बेटा निकालना क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, तो वहां का म्यू दिया रहेगा तुम लोग को, ठीक है। अगर वो उसका वो क्रिटिकल एंगल से ऊपर में जा रहा है, कितना बेटा, क्रिटिकल एंगल से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल को क्लोज कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर क्रिटिकल एंगल यहाँ पर म्यू दिया रहेगा तो म्यू कोड कितना होगा, कुछ भी दिया रहेगा तुमको, ठीक है। अगर तुमको क्रिटिकल एंगल निकालना है, अगर क्रिटिकल एंगल इससे बड़ा हो तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर क्रिटिकल एंगल इससे छोटा हो, मतलब क्रिटिकल एंगल से ये वाला एंगल बड़ा हो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कहां से गया, सीधा जाएगा, फिर इधर सीधा जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो बेटा जो एंगल डेविएशन हुआ, तो एंगल डेविएशन जा रहा था इधर या इधर, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 90 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं? ये एक स्पेशली डिजाइंड प्रिज्म है जिसमें लाइट को 90 डिग्री में हम लोग छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसी टाइप का इसी प्रिज्म को हम लोग इधर रख देंगे,